आज की कहानी 12 अगस्त 2024 की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त से। 12 अगस्त की शाम 4:30 बजे के करीब एक 16 साल की लड़की कश्मीरी गेट पे खड़ी होती है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पे खड़ी होके वो लगातार किसी बस स्टैंड पे खड़ी होके बस का इंतजार कर रही थी। इस बीच उस लड़की ने कई बार कई लोगों से पूछा भी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है और इसके लिए कौन सी बस में मुझे बैठना पड़ेगा, ये कोई उसे बता दे। एक शख्स उसके पास आता है और इस लड़की की मदद करने की पेशकश करता है। लड़की से पूछता है तुम कहाँ से आई हो। लड़की बताती है कि मैं पंजाब के पटियाले की रहने वाली हूँ और मुझे वहीं पे जाना है। दिल्ली से उसे पंजाब के पटियाला जाना था। इस बंदे ने, इस शख्स ने उसकी मदद करने के लिए आगे पेशकश की और उसे एक बस में जाकर के बैठा दिया। उसने कहा कि ये जो बस है ये तुम्हें पंजाब के पटियाला में पहुंचा देगी, तुम इस बस में बैठ जाओ और किराए की चिंता मत करो क्योंकि मैं इसी बस का अधिकारी हूं, तो तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब भी बस स्टॉप आएगा तुम उस बस स्टॉप पे उतर जाना। लड़की एक कोने में जाकर के बस के एक सीट पे बैठ जाती है और बैठ करके अब इस रास्ते की दूरी तय करने लगती है। लगातार रास्ते में कई सारे स्टॉपेज आते चले जाते हैं लेकिन ये लड़की किसी भी स्टॉप पे उतरती नहीं है। इसके बाद लास्ट और आखिरी जो स्टॉपेज होता है वो देहरादून का ISBT रोडवेज बस स्टैंड होता है। आखिरी बस स्टॉप वहीं होती है। बसेस जा करके इस ISBT बस स्टैंड पे खड़ी हो जाती है। रात के करीब 12:30 बजे का समय हो रहा था। इस समय अब ये बस का कंडक्टर और ड्राइवर अकेले ही इस लड़की के साथ इस बस में बच जाते हैं। बाकी सारे ही पैसेंजर अपने अपने दूरी को, अपने अपने यात्राओं को कंप्लीट कर चुके थे, उतर चुके थे, बस पूरा खाली हो चुका था। इसके बाद अब ये कंडक्टर जो होता है बस का वो लड़की के पास आता है। दरअसल उसने लड़की को बताया था कि ये बस पंजाब जाएगी, पटियाला जाएगी, लेकिन ये बस पंजाब के पटियाला नहीं जाती थी, वो दिल्ली टू देहरादून की बस थी और उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं मिसगाइड किया था और बस में बैठा लिया था। इसके पीछे उसकी बहुत ही बड़ी एक भयानक साजिश थी और इस साजिश का अंजाम वो बच्ची बन जाती है। अब ये जो बस का ड्राइवर होता है, बस का कंडक्टर होता है, लड़की के पास आते हैं। लड़की के पास आकर के उसके साथ में ही बैठ जाते हैं और उसके शरीर के हिस्सों में अब अपने हाथ को फेरना शुरू कर देते हैं। लगातार वो उसके शरीर के अंगों को छूते चले जा रहे थे। लड़की को काफ़ी ज़्यादा इस समय डर भी लग रहा था, परेशानी भी हो रही थी और उसके बाद वो जिस साजिश के लिए इस लड़की के पास आए थे, मतलब अब इस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, जैसे ही उसने इसके साथ जबरदस्ती करना शुरू किया वैसे ही वो लड़की चीखने लगती है। जैसे ही वो लड़की चिल्लाती है, चीखती है, वैसे ही ये बस का ड्राइवर और कंडक्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पटियाला नहीं जाना है? अगर तुम्हें पटियाला जाना है तो हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अब इसके बाद बस का जो कंडक्टर होता है वो अब इस बच्ची के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो बस का ड्राइवर होता है वो भी बारी बारी से अब इस बच्ची के साथ गलत काम करते हैं। इसके बाद साथ में ही खड़ी एक दूसरी बस होती है जिसमें भी एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर होता है। दरअसल ये बस ऋषिकेश टू दिल्ली के लिए जाती थी। इस बस में भी जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर था वो भी बस को अपनी पूरी डेस्टिनेशन कंप्लीट करने के बाद बस स्टैंड में खड़ी कर रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है इस बस में जिसमें बच्ची बैठी हुई थी और उसके साथ गलत काम हो रहा था। इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही अब उस बस में पहुंच जाते हैं जो देहरादून आई थी दिल्ली से। इस बस में जाने के बाद वो कहते हैं कि तुम बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? बस का कंडक्टर कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी इस बच्ची के साथ कर सकते हो। अब दोनों ही इस बच्ची को लेकर के कोई भी निर्दयता नहीं बरतते हैं और दोनों भी इस कुक्रम में शामिल हो जाते हैं। यानी अब जो पहले 2 ड्राइवर और कंडक्टर थे अब साथ में 2 और ड्राइवर कंडक्टर आ जाते हैं। चारों ही मिलकर बच्ची के साथ उसका यौन शोषण करते हैं। इसके बाद जो बस का कंडक्टर होता है देहरादून का, उसे कैशियर के पास जाने की याद आती है क्योंकि जो बस की जितनी भी पेमेंट थी पूरे दिन भर की, जो भी वो वसूलता था वो अब कैशियर के पास जाकर के उसको इसी ISBT बस स्टैंड देहरादून के कैशियर के पास जमा कराना होता था। वो कैशियर के पास जाता है पेमेंट लेकर के और कैश को जमा कराने के लिए पैसे देता है। जैसे ही कैशियर के हाथ में पैसे देता है वैसे ही थोड़ा वो हड़बड़ाया हुआ रहता है। कैशियर पूछता है कि तुम्हारी बस की आने की जो टाइम है इस बस स्टैंड पे वो 10 बजे की है, तुम्हारी बस 10 बजे तक आ भी गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम कैसे हो गया? 12:30 बजे रात को तुम मुझे पैसे ला करके दे रहे हो, तो अब जो है इतना लेट हो गया, इसका
वजह क्या है। जब वो वजह पूछता है तब उस समय जो कंडक्टर होता है उसे बरगलाने की बातों में बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो बातों को नहीं बना पाता है तब वो सच बता देता है कि एक लड़की मेरे साथ आई है और मैं उसके साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो आपको भी मैं खुश कर सकता हूँ। कैशियर भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है, हड़बड़ा जाता है, पैसे को एक साइड में रखता है और तुरंत ही बस में पहुंच जाता है। अब कुल 5 लोग हो जाते हैं और कैशियर भी जब इस बस में पहुंचता है तो सारे ही जो स्टाफ थे, वो जूनियर स्टाफ थे, वो एक तरफ आ जाते हैं और सभी ये कहते हैं कि पहले सर को जो करना है वो कर लेने दो। अब पांचों ही मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लगभग 3 घंटे तक लड़की को परेशान किया जाता है, उसे बेचैन किया जाता है, उसे तरह तरह से जितनी भी यातनाएं दे सकते थे इन सभी ने दी थी। और वो लड़की जब बहुत परेशान हो जाती है उसके बाद उसको छोड़ भी दिया जाता है, यानी उसे उसी बस स्टैंड पे उतार के और छोड़ देते हैं, यानी उसको जाने दिया जाता है। लड़की अब देहरादून के दून ISBT ग्राउंड पे बस स्टैंड के खड़ी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर था 12 और खड़ी होकर इधर उधर लगातार देख रही थी। कभी अपने कपड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी, कभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। लड़की को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये थोड़ी घबराई हुई है, बेचैन है, इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी अलग है आम लड़कियों से। इसके बाद वहीं पे खड़ा एक मौजूद गार्ड होता है जिसकी नज़र इस लड़की पे जाती है। लड़की जहाँ पे खड़ी थी उसके पास में ही एक मैगी की शॉप होती है और वहीं पे एक संदिग्ध परिस्थिति में एक आदमी भी होता है जो लड़की के पास आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लड़की उससे डरी सहमी रहती है। गार्ड को कुछ आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं लड़की खो गई है या फिर कहीं जाने की कोशिश में है। वो गार्ड उस लड़की के पास जाता है। लड़की पहले तो इस गार्ड से ही बात करने में संकोच करती है क्योंकि वो परेशान रहती है, उसकी मनोदशा भी सही नहीं होती है, इसकी वजह से वो गार्ड को कुछ नहीं बताती है। लेकिन फिर भी जब गार्ड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके बाद लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, मेरा घर वहीं पे है। इसके बाद तुरंत ही गार्ड को शक हो जाता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं घर से गायब हो गई है, गुम हो गई है और बिछड़ गई है। इसके बाद तुरंत ही वो गार्ड अपनी समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत ही कॉल लगाता है और ये कॉल 1098 पे लगाता है जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर जो होते हैं जैसे ही कॉल अटेंड करते हैं अपनी टीम के साथ इस लड़की के पास दून बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड आने के बाद लड़की को अपने साथ वो एक घर पे लेके जाते हैं क्योंकि कुछ महिला अधिकारी भी इस कमेटी में मौजूद होती है। महिलाओं के साथ वो लगभग 2 से 3 दिन एक सुरक्षित घर में रहती है। इस दौरान उस बच्ची से लगातार पूछताछ किए जा रहे थे। उस बच्चे से घर का पता पूछने की कोशिश की जा रही थी। वो केवल पंजाब के पटियाला का नाम लेती थी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता रही थी। वो साथ ही ये भी कह रही थी कि मेरे माता पिता नहीं है। अब लगातार जब मेंबर्स पूछ रहे हैं कमेटी के चाइल्ड वेलफेयर के, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि बच्ची की जो मनोदशा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, शायद इसे मानसिक कोई परेशानी है क्योंकि इसका जो व्यवहार है वो नॉर्मल सामान्य बच्चों की जैसा नहीं है। अब जो महिलाएं थी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, वो अब इससे लगातार पूछने की कोशिश करती है कि तुम कहाँ से बस में बैठी थी और कहाँ से तुमने बस पकड़ी थी। अब उसका कहना होता है कि मैं दिल्ली में थी और दिल्ली से मैंने बस पकड़ा था और ये बस अब कहाँ पे आ गई है ये मुझे पता नहीं है। इसके बाद लड़की 3 दिन के बाद बहुत डरी सहमी होती है, लेकिन फिर भी जब इन महिलाओं के द्वारा प्यार मिलने के बाद जब उनके प्रति इसका विश्वास बच्चे का बढ़ता है तब बच्ची कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और जब मैं ISBT के दून बस स्टैंड पे देहरादून में आई थी उस समय मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर गलत काम किया है। इसके बाद जो महिलाएं होती हैं अब इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती हैं। इस मामले की जानकारी नज़दीकी पुलिस को भी जाती है। SSP राजकुमार को सूचना दी जाती है और ये सभी लोग मिलकर अब बच्चे की मदद करने की सोचते हैं। जिस बस स्टैंड पे वो खड़ी थी वहां के CCTV फुटेज को खंगाला जाता है क्योंकि वहीं से पता लग सकता था कि इस बच्चे के साथ गलत करने वाला वो इंसान कौन है। CCTV फुटेज में ये जो संदिग्ध आदमी था जो कि चाहता था कि ये बच्चे किसी भी लोग से बात न कर पाए, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जा पाए, वो संदिग्ध जो इंसान था उसका फेस रिवील हो जाता है, CCTV फुटेज में क्लियर हो जाता है। उसके बाद इस इंसान का जब शिनाख्त किया जाता है इस आदमी का, तो ये आदमी पता लगता है कि इसी बस स्टैंड पे काम करने वाला एक कंडक्टर है। कंडक्टर का पता निकाला जाता है बस स्टैंड से ही और कंडक्टर को पकड़ा जाता है। कंडक्टर को पकड़ने के बाद अब उससे सख्ती से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं उसके बाद वो जाकर के मुंह खोलता है और उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है कि इस बच्ची को कैसे उन्होंने धोखा देकर बस में बैठाया, कैसे इन 5 लोगों ने बच्ची
के साथ रेप के एक गंभीर अपराध को जो है अंजाम दिया, और साथ में ही जो 5 लोग अन्य थे, जो अन्य ड्राइवर थे, अन्य कैशियर था, अन्य कंडक्टर था, उन सभी को भी फिर बारी बारी से पकड़ लिया जाता है। इसमें धर्मेंद्र कुमार जो 32 वर्ष का है, ये हरिद्वार बुगवाला का रहने वाला है, जिससे पकड़ा जाता है। इसके बाद रवि कुमार जो कि फारुखाबाद का रहने वाला है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राजपाल जो कि उत्तर प्रदेश के बंजारा गांव का रहने वाला है। इसके साथ ही देहरादून का पाटिल नगर का रहने वाला राजेश कुमार भी, और साथ ही 52 वर्ष का देवेंद्र कुमार है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन सभी के खिलाफ एसएसपी राजेश कुमार ने मुकदमा दायर किया है। इन सभी को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अब जब लड़की के बारे में पता लगाया जाता है कि ये जो बच्ची है ये कहां से लापता है और इसका घर कहां पे है, पटियाला में जब पता लगाया जाता है पंजाब के, तो वहां की ये लड़की नहीं होती है, वहां पे इसके कोई भी परिवार के लोग नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा अब बच्ची की जो और शिनाख्त होती है, इसके लिए भी जगह जगह जो है पुलिस थाने में इसकी फोटो वगैरह भिजवाई जाती है। तब पता लगता है कि बच्ची उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का एक थाना लगता है मांडपांडा। इस थाने क्षेत्र में एक गांव है जहां की ये बच्ची रहने वाली है, और ये बच्ची गायब हुई थी 12 तारीख को ही, यानी कि 12 अगस्त को ही ये घर से लापता हुई थी। जब उसके परिवार के लोग मिलते हैं तो परिवार में उसके माता पिता और एक भाई होता है। इसका भाई काम की वजह से रामपुर में रहता है और माता पिता गाँव रहते हैं। माता पिता का कहना है कि इस लड़की की मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से ये पहले भी घर से बाहर जा चुकी है, और इस बार कैसे वो घर से बाहर निकल गई वो भी इनको पता नहीं था। जब बहुत पूछताछ किया जाता है तो पता लगता है कि इसके माँ बाप भी जो हैं उनकी भी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है। इस वजह से जो बच्ची है, अगर उससे पूछताछ जब पुलिस वाले करते हैं कि क्या ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम इनके पास जाना चाहती हो, तो बच्ची बिल्कुल मना कर देती है कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं इनके पास नहीं जाना चाहती हूँ। लिहाजा इस बच्चे को अब ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे मनोवैज्ञानिक मनोदशा ठीक करने की कोशिश करते हैं। बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है, बच्ची को सेफ जगह पे भेज दिया गया है, और इसी के साथ साथ इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एसएसपी राजेश कुमार बहुत मशक्कत कर रहे हैं, और इनकी चार्जशीट जो है वो भी अदालत में दायर करने की कोशिश हो रही है। इधर कोलकाता में जो असिस्टेंट ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी वारदात भी करीब 12 अगस्त के आसपास ही हुई थी, और इधर ये बच्ची जो है ये भी इस हालत में देहरादून में साथ ही साथ दुष्कर्म की शिकार हो रही थी। लगातार ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होने वाले कैसे कैसे मानसिकता प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, इनको दर्शाती है, और ये कहीं ना कहीं डराती भी है। मेरे चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उन सभी आला अधिकारियों से कि जल्द से जल्द ऐसे गुनहगारों को कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बच्ची को न्याय जरूर मिले और आगे कभी भी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सभी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाऊँ। किसी न किसी तरह से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश करती हूँ। अपने घर के बहू बेटियों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, उनका पूरा ध्यान रखें। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।